जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस का सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमको पता है कि 30 सितंबर को आपका बीपीएससी 69 का पीटी होने वाला है, उसके रिगार्डिंग हम लोग परफेक्शन आईएएस का सेट नंबर 4 को डिस्कस करें। और यहाँ पे जो ये सेट है आपका साइंस का सेट है, और साइंस में भी आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेट है। कल हम लोग ने सेट नंबर 3 को याद देखा था, और ये जो था आपका टोटल 150 क्वेश्चन थे बायोलॉजी के, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो अगर आपको पूरी बायोलॉजी को रिवीजन करना है तो आप उस सेट को यहाँ पे लगा सकते हैं, और काफ़ी आपका मनोबल बढ़ जाएगा और काफ़ी आपको सीखने का मिलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का सेट है, ये थोड़ा सा कंपेयर टू आपका इजी सेट है, और इसमें टफ बनाने वाला चीज़ कोई ऐसा है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दें कि जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा BPSC_नायक_नोट्स पे। यहाँ पे आपको इसको सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल वहाँ डायरेक्ट आ जाएगा और आपको ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पीटी के लिए साथ में आपका मेंस के लिए दोनों के लिए आपको डे वाइज टारगेट मिलता है। आपको उस टारगेट को अचीव करना है। अचीव कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो अगले दिन आपको दुगनी मेहनत से आपको अचीव करना होगा। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहा है, सिंथेटिक फाइबर के संदर्भ में कौन सा कथन पे विचार करना है, तो बताना है कौन सा इनमें से सही है। थोड़ा सा मैं इसको पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, रेयन या कृत्रिम रेशम एक सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन को पौधे या जंतु के कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया जा सकता है। पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग के लिए बनी रस्सी रेयन की बनी होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो जो आपका पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग का होता है उसका जो है आपका रेयन का नहीं बना होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ से गैप हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन चला गया, ये अब चला गया। अब देखना है कि दो और दो दोनों में सेम है, तो हमको बस एक नंबर देखना है। तो रेयन क्या होता है, रेयन जो आपका आर्टिफिशियल सिल्क होता है, और ये आपका सही है। तो हमारा 1 और 2 इसका दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेयन क्या होता है, आपका आर्टिफिशियल सिल्क होता है, और ये आपका दोनों ही स्टेटमेंट क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखते हैं 2 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में से एक है जिसे एक बार ढालने जाने पर गर्म करके नम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है, दूसरी ओर नायलॉन थर्मोप्लास्टिक है जिसे गर्म करके फिर से ढाला जा सकता है, ये भी आपका ठीक है। तीसरा है, मेलामाइन एक बहुमुखी अग्नि प्रतिरोधक सामग्री है। तो आपका यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो आपका सही है कि बैकेलाइट को एक बार थर्मोप्लास्टिक कर दिया जाए तो दोबारा उसको मोल्ड नहीं कर सकते हैं हीट करके, और नायलॉन को आप दोबारा बार आपको मोल्ड कर सकते हैं। और तीसरा मेलामाइन जो आपका वर्साटाइल फायर रेजिस्टेंस है। मेलामाइन आपको लिख लेना है, तो मेलामाइन क्या है आपका फायर रेजिस्टेंस है। तो तीनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा है कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, सोडियम एक धातु है जो अपनी तन्यता के लिए जानी जाती है। तो सोडियम क्या धातु है, तो तन्यता के लिए जानी जाती है? नहीं, सोडियम जो है आपका तन्यता के लिए, डक्टिलिटी के लिए नहीं जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका गलत हो जाएगा। अल्युमिनियम है द हाई डिग्री ऑफ डक्टाइल प्रॉपर्टी। अल्युमिनियम के पास डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए तो अल्युमिनियम का हम तार बनाते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। गोल्ड भी क्या होता है, हाईली मेलेबल होता है और हाईली डक्टाइल भी होता है। गोल्ड जो होता है आपका मेलेबल भी होता है, यानी इसको चपटा भी कर सकते हैं, और इसको डक्टाइल, इसको तार भी बना सकते हैं। तो दोनों ही स्टेप में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये सही हो गया, ये सही हो गया। पोटेशियम मेटल इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विथ नाइफ। तो पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम जो होता है दोनों ही क्या हो सकता है, आपको चाकू से काटा जा सकता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो गया। तो पहला वाला स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखना है क्वेश्चन 4, खुरदरी सतह पर टकराने पर माचिस की तीली को जलाने के लिए निम्नलिखित में कौन शामिल होता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन द इग्निशन ऑफ द मैच स्टिक व्हेन स्ट्रक ऑन द रफ सरफेस। रफ सरफेस पे, खुरदरी सरफेस पे हम जब माचिस की तीली को टकराते हैं तो कौन कौन से कारक यहाँ पे शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एंटीमनी और थायोसल्फेट होता है, पहला होता है। व्हाइट फॉस्फोरस भी होता है, और आपका पोटेशियम क्लोराइड भी होता है। यानी सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारण करता है। इसका मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द स्टिलनेस ऑफ साउंड। स्टिलनेस ऑफ साउंड कौन डिफाइन करता है, ये करता है आपका जितने सेकंड में, 1 सेकंड में जो वाइब्रेशन होता है जितना बनता है उसी को क्या कहते हैं, स्टिलनेस कहते हैं। तो आपको लिखना है कि स्टिलनेस क्या होता है। स्टिलनेस जो होता है आपका वाइब्रेशन मेड इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकंड में जो कंपन होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टिलनेस कहते हैं। लिख लेना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कथन को, उच्च आवृत्ति ध्वनि और पहला है उच्च आवृत्ति, आप हिंदी में देख लीजिए, उच्च आवृत्ति ध्वनि के तारत्व जितनी अधिक होती है, दूसरा आपका कंपन के आयाम जितना अधिक होगा
ध्वनि उतनी प्रबल होगी और त्वरत जितना कम होगा ध्वनि उतनी तीखी होगी। तो 6 नंबर का देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या रहा है कि हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच ऑफ द साउंड। ये आपका सही है कि जितना ज़्यादा पिच होगा उतना ज़्यादा आपका फ्रीक्वेंसी होगा। दूसरा आपका लार्जर द एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन लॉन्गर द साउंड। जितना आपका वॉइस लाउड होगा उतना ज़्यादा आपका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये दोनों। लेकिन जो यहाँ पे तीसरा जो यहाँ पे तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका लोअर द पिच द सिलनेस, यहाँ पे सिलनेस का पिच पे कोई डिपेंड नहीं होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है। तो हमारा 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, और सही है इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट कौन सा है हमारा, पहला दूसरा सही हो गया, तीसरा हमारा गलत हो गया। तो तीसरा ही क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, गलत हो गया। चौथा 7 नंबर देखिए, किसी वस्तु में आवेश की उपस्थिति की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं। यानी हम किसको जांच करना है, हमको जांच करना है आपका प्रेजेंस ऑफ चार्ज, किसी बॉडी में चार्ज है या नहीं उसको जांच करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चार्ज इन द बॉडी, किसी बॉडी में चार्ज है या नहीं है इसको लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो किसे हम आवेशित नहीं कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा अल्मुनियम। अल्मुनियम को हम घर्षण के द्वारा यानी आपका फ्रिक्शन के द्वारा आपका चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाय फ्रिक्शन, तो अल्मुनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार का दर्पण बनाने वाली छवि के पार्श्व व्युत्क्रमण के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन मिरर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन के लिए कौन सा मिरर यूज होता है। तो हम कहेंगे कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका प्लेन मिरर। लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है, प्लेन मिरर होता है, ठीक है, प्लेन मिरर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, हमारा राइट लेफ्ट में हो जाता है, लेफ्ट राइट में हो जाता है। जब भी आप किसी भी प्लेन मिरर में देखिएगा तो आपका लेफ्ट जो होता है राइट हो जाता है और राइट जो आपका लेफ्ट हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सोडियम एंड मैग्नीशियम आर द एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक। तो सोडियम और मैग्नीशियम क्या है, आपका अचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है, ठीक है। दूसरा है, सही बात है, कॉपर एंड कार्बन आर एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक। कॉपर और तांबा और कार्बन क्या होता है, आपका डायमैग्नेटिक होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। और आयरन और कोबाल्ट जो होता है आपका एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक। आयरन और कोबाल्ट क्या होता है, आपका लघु चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है। तीनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, तीनों ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक साइकिल सवार एक वृत्ताकार ट्रैक पर, मतलब कह रहा है कि एक साइक्लिस्ट वाज साइक्लिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक आफ्टर साइक्लिंग फॉर अबाउट एन आवर ही एंडेड इट्स इनिशियल पोजीशन। यानी 1 घंटे के बाद वही पहुंच जाता है जहाँ से वो स्टार्ट किया था। विद द रेफरेंस ऑफ द अबव स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है बताना है। तो यहाँ पे देखिए कि एक साइकिल सवार एक वृत्ताकार ट्रैक पर साइकिल चला रहा था, लगभग 1 घंटे तक साइकिल चलाने के बाद वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गया। उपरोक्त कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो क्या हो गया, देयर विल बी सम डिस्टेंस ट्रेवल, वहाँ से कुछ दूरी तय करनी होगी, ये आपका सही है, कुछ तो डिस्टेंस तय किया ही है। जैसा द डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0, तो क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जहाँ से चला है वही पे आ गया, तो 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। तीसरा हो जाएगा आपका द डिस्टेंस ट्रेवल विल बी मोर देन, अब देखिए जहाँ से चला वहाँ से आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस तो 2πr हो गया ना, तो डिस्टेंस क्या हो गया, बड़ा हो गया डिस्प्लेसमेंट से। तो यही कह रहा है आपका तीसरा कि तय की गई दूरी जो होता है विस्थापन से अधिक होती है, ये भी आपका सही है। लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा कि विस्थापन से तय की गई दूरी अधिक होती है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द लिटिल बैलेंस और लॉ बैलेंसिटा पुस्तक लिखा है, ठीक है। तो हु एम द फॉलोइंग हैज ऑथर द बुक द लिटिल बैलेंस और बैलेंसिटा, ला बैलेंसिटा किसने लिखा है। तो ये है आपका 12 नंबर का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गैलीलियो गैलाई ने, ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने लिखा है इस बुक को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, कैरम बोर्ड के खेल में ढेर के नीचे स्थित कैरम के सिक्के को तभी हटाया जा सकता है जब एक तेज गति से चलने वाला स्ट्राइकर उसे मारता है। उपरोक्त कथन न्यूटन के किस नियम का वर्णन करता है। तो ये आपका गति के पहले नियम को, इनर्शिया ऑफ मोशन को डिफाइन करता है ये, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका कि इन द गेम ऑफ कैरम बोर्ड के गेम में क्या होता है, वन ऑफ द कैरम कॉइन एट द बॉटम ऑफ द पाइल इज रिमूव व्हेन द फास्ट मूविंग स्ट्राइक हिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूटन्स लॉ। तो कौन सा है आपका, इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो मोशन है, तो बाकी जो स्टार्ट ये वाला था, बाकी ऊपर जो था आपका स्टैटिक था, नीचे वाला क्या होगा, टकराया तो इसमें एनर्जी आया, ये आगे निकल गया, लेकिन ऊपर वाला स्टैटिक कंडीशन में था तो ये नीचे गिर जाता है और ये खड़ा का खड़ा ही रहता है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का सही वर्णन नहीं कर रहा है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन देगा रिकॉइलिंग ऑफ ए गन व्हेन फायर, जब गोली चलने पे बंदूक का पीछे हटना, ये आपका सही है, ये होता है, ठीक है। दूसरा है बैकवर्ड मोशन ऑफ द बोट व्हेन ए सेलर जंप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम इट, तो ये हो गया नाव की
पार्श्व गति जब एक नाविक उसके आगे की दिशा में कूदता है, ये भी आपका सही है, न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है। तीसरा यहाँ पे गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपना हाथ अंदर की ओर ले जाता है, यानी वाइल कैचिंग ए बॉल द प्लेयर मूव हिज हैंड इन द बैकवर्ड एक्शन। तो ये आपका है इनर्शिया का, यह आपका मोशन का सेकंड नियम है, यहाँ पे मोमेंटम बचा रहा है, तो इसे मोमेंटम किस में आता है, न्यूटन के सेकंड लॉ में आता है, थर्ड लॉ में नहीं आता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 यहाँ पे एक व्यक्ति, यहाँ पे ए पर्सन वेट ऑन द मून इज 6 न्यूटन। तो पर्सन का जो मून पे वेट है आपका 6 न्यूटन है, उसका अर्थ पे कितना हो जाएगा, तो अर्थ पे क्या होता है 1/6 इंटू मून होता है। तो यहाँ पे अर्थ पे की पूछा है, वेट पूछा है यार, देखो यहाँ पे ए पर्सन वेट ऑन द मून 6 न्यूटन। देखिए अर्थ का जो मून होता है ना वो आपका 6 टाइम होता है आपका मून के वेट से, तो अर्थ का मून के वेट से 6 टाइम होता है, ठीक है। अब मून का जो अर्थ होता है ये आपका 1/6 होता है अर्थ का, तो यहाँ पे अर्थ का पूछा तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 36 न्यूटन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्थ का होता है 6 इंटू मून के छठा पार्ट इंटू 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लैक्टोमीटर। यहाँ पे लैक्टोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ ए सैंपल मिल्क इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। यानी लैक्टोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी लैक्टोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे आधारित होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पे यह आधारित होता है लैक्टोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध कर रहा है, तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो होता है आपका आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। इसी में देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे देखिए मैकेनिकल एनर्जी, ये तो गलत हो गया पहला। काइनेटिक एनर्जी को आप पोटेंशियल एनर्जी को इधर ले आएंगे तो मैकेनिकल एनर्जी ये आपका सही हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी को इधर ले आना है तो जुड़ जाएगा यहाँ पे, और दिशा बी और सी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, बी और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। आपको बस याद रखना है मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 50 वाट का एक बल्ब है, 50 वाट का एक बल्ब है, 50 वाट और 5 घंटे के लिए चलता है, तो टोटल कितना हो गया यूनिट, 250 हो गया। अब इसको है बताना है कि आपका एक यूनिट कितना, हाउ मच यूनिट ऑफ द एनर्जी, कितना एनर्जी कंज्यूम होता है, तो 1000 से डिवाइड करिए तो 0.25 हो जाएगा, 0.25 आ गया, तो यहाँ पे 0.25 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ सॉफ्टनेस ऑफ साउंड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड क्या डिपेंड करता है, तो निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि का प्रबलता या कोमलता निर्धारित करता है, तो क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड क्या डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड आयाम डिफाइन करेगा, तो 19 का क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। लाउडनेस ऑफ साउंड क्या डिफाइन करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड यानी ध्वनि का आयाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, यदि यानी इफ ए साउंड ट्रेवलिंग फ्रॉम ए रीजन विथ लो टेम्परेचर, क्यों एक साउंड है लो टेम्परेचर रीजन से हाई टेम्परेचर रीजन में जाता है तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि जो टेम्परेचर हाई होते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम टेम्परेचर कहाँ से लो टेम्परेचर रीजन से हाई टेम्परेचर रीजन में ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे साउंड है धीमी गति चलेगा और हाई टेम्परेचर में साउंड तेजी से चलेगा, यानी साउंड का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखना है टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो साउंड का एनर्जी भी साउंड भी बढ़ जाएगा, साउंड का स्पीड भी बढ़ जाएगा, बस यही याद रखना है। नेक्स्ट 21 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ पे पहला आपका 21 नंबर देखिए यहाँ पे यूरेनियम 235 का विखंडन नाभिकीय संलयन का उदाहरण है, कैसे हो जाएगा जी। यूरेनियम 235 का होगा अगर हम टूटेगा तो आपका तो ये तो फ्यूजन रिएक्शन होगा, ठीक है। यूरेनियम टूटेगा न्यूक्लियर रिएक्टर में तो ये तो फ्यूजन रिएक्शन होता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूजन रिएक्शन में काम करता है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा हाइड्रोजन बॉम्ब करता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पे, हाइड्रोजन बॉम्ब आपका फ्यूजन रिएक्शन पे काम करता है, तो दोनों ही आपका क्या है, गलत है, तो नाइदर 1 नाइदर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए व्हाट इज द मिनिमम टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड बिटवीन द ओरिजिनल एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड, यानी ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में कितना जो है टाइम का अंतर होता है। तो आपका एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच में आवश्यक न्यूनतम समय अंतराल कितना होता है, तो 1/10 सेकंड होता है। 1/10 सेकंड मतलब 0.1 सेकंड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 22 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, निम्न कथनों पर विचार करना है, तो देखते हैं यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय एरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या होगा,
जो ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में कार्बनिक पदार्थ को एरोबिक पाचन द्वारा बायोगैस में उत्पादन। एरोबिक कहाँ होता है जी? वहाँ होता है एनारोबिक होता है ना, फर्मेंटेशन करवाते हैं, वहाँ पे क्या होगा? अनएरोबिक होगा। तो यहाँ पे जो होगा आपका ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब पहला ऑप्शन गलत हो गया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचता ये गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है 2 और 3। ठीक है, यहीं से याद रखना है कि जो आपका बायोमास जो हम आपका यहाँ पे बायोगैस जो प्रोड्यूस करते हैं वो आपका फर्मेंटेशन से करते हैं। फर्मेंटेशन कैसा प्रोसेस है? एनारोबिक प्रोसेस है, उसमें हम ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इफ द वेट ऑफ ए बॉडी इज W, वेट जो है आपका W है, एंड द मास इज M, वेट W है, मास M है, देन व्हाट विल द वेट इफ द मास इज इंक्रीज टू 2m। अब वेट बताना है, मास क्या है? देखिए वेट बराबर क्या होता है? mg होता है। ठीक है, अब जो है आपको बताना है वेट जब मास 2m हो गया, 2mg, तो यहाँ पे mg का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो पहले वाला W था W बराबर 2W हो गया, तो वेट क्या हो गया? बढ़ गया, डबल हो गया। तो ये कह रहा है वेट विल बिकम डबल, ऑप्शन ए हो जाएगा, वजन दुगुना हो जाएगा। 24 का ये हो जाएगा। 25 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे बताना है? क्या है आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में? आपका करेक्ट है, करेक्ट पूछ रहा है। तो पहला है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो देखिए जी को होता है ना हाफ m1 m2 बाई r स्क्वायर का है। तो प्रोडक्ट ऑफ मास का तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा है आपका इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी। तो बॉडी का डिस्टेंस r होता है, तो ये तो आपका इनवर्सली है, तो ये भी आपका गलत हो गया। दोनों ही स्टेटमेंट में क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो ए ना तो बी हो जाएगा। 25 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है बताना, सत्य है। वैसा बोथ लाइट एंड साउंड वेव आप देखिए, लाइट क्या होता है? लाइट जो होता है ट्रांसवर्स वेव होता है, और साउंड जो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। बस इतना याद रखना है। ठीक है, लाइट क्या होता है? ट्रांसवर्स होता है, और साउंड जो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे साउंड वेव होता है लॉन्गिट्यूडनल और लाइट वेव होता है आपका ट्रांसवर्स, तो यही आपका ट्रू है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। इनर्शिया बॉडी क्या मेजर करता है? क्या मेजर करता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करता है आपका? मोमेंटम नहीं करता है, मास करता है। याद रखिए मास करता है। इनर्शिया जो डिपेंड करता है, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अब देखिए मोमेंटम में मास आता है, ठीक है आता है, लेकिन यहाँ मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट पे करता है, नहीं करता है। ग्रेविटेशन पुल पे नहीं करता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो यह पिंड के पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करता है, कितना उसमें मात्रा है, कितना मास है। तो यही इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है ए बॉय पुशेस ए टॉय कार्ट। एक बॉय जो है पुशेस द टॉय कार्ट एंड द कार्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय। एक लड़का एक खिलौने की गाड़ी को धक्का देता है और गाड़ी जो है लड़के के धक्का लगाए गए बल के दिशा में चल देता है। तो कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो जब धक्का लगा और गाड़ी चल दिया तो काम तो हो गया, ठीक है, काम तो हो गया। ये तो है कि बॉय हैज डन द वर्क, बॉय ने काम कर दिया। अब वर्क पॉजिटिव है कि निगेटिव है? अगर जिस डायरेक्शन में गया है उसी डायरेक्शन में आपका जो है मूव किया है ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया है तो आपका निगेटिव होता है। तो यहाँ पे वर्क जो है उसी डायरेक्शन में चला है तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से बताना है सही सम्मिलित नहीं है, पूछा है नॉट। पहला हो जाएगा यहाँ पे देखिए, पहला देखना है पहला कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पॉलिस्टर क्या होता है? फैब्रिक डू नॉट रैंक इजली। ये तो सही है कि फैब्रिक जो होता है आपका आसानी से व्रिंकल नहीं होता है, कपड़े पर आसानी से झुर्रियाँ नहीं पड़ती है पॉलिस्टर में, तो ये भी आपका सही है। तो जब पहला सही हो गया तो ये तो गया यहाँ से, रॉन्ग पूछ रहा है, पहला गलत हो गया। अब जो दूसरा टेफ्लॉन यूज टू मेक नॉन स्टिकी, ये भी सही है। टेफ्लॉन जो होता है नॉन स्टिकी कुकवेयर होता है। आपका क्या होता है? नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए टेफ्लॉन का यूज करते हैं, ये भी सही है। तो दो वाला भी गलत हो गया, दो गया, ये भी गया, तो एक ही बचता है ऑप्शन थर्ड, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको इतना भी पता होता कि टेफ्लॉन जो होता है वो नॉन स्टिक होता है, नॉन स्टिक कुकवेयर होता है, तो यहाँ से दो नंबर ये गया, ये गया, ये गया, तीनों चला गया, ऑप्शन बी। बस यही देखना था आपका कि आपको ये वाला पॉइंट दूसरा नंबर पॉइंट आता है कि नहीं आता है, यही देख रहा था इसमें। तीसरे में देखते हैं, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर। एक किसी भी गैल्वेनोमीटर को अगर आमीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे हम? किसको कनेक्ट करेंगे? तो हम क्या करेंगे? लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है, लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएंगे। अगर हमको गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलना हो तो हम लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में बनाएंगे।
ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट है एक हाउ मेनी इमेज ऑफ ए कप विल बी फॉर्म इफ इट इज प्लेस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन मिरर। अगर दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में कप रख देते हैं तो कितनी इमेज बनाएगा। जाहिर सा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर बनाएगा इन्फिनाइट बनाएगा, इन्फिनाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनंत बनाएगा। नेक्स्ट है ए कॉन्केव मिरर इज पोजिशन इन ए स्पेस एंड लाइट रेज फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ स्टार रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। यानी एक अवतल दर्पण अंतरिक्ष में स्थित है और दूर के तारे से आने वाली प्रकाश किरण जो है इससे परावर्तित होती है, किस प्रकार की छवि बनेगी। तो जाहिर सी बात है इन्फिनाइट से रे आ रहा है, इस पर पड़ रहा है और ये कहाँ बनाएगा इमेज तो ये फोकस पे बनाएगा। जब ये फोकस पे इमेज बनाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो हो जाएगा एक तो होगा हाईली डिमिनिश्ड होगा और रियल और इन्वर्टेड होगा, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। इन्फिनाइट से आएगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पे ही तो बनता है, तो यही चीज़ है। अब फोकस पे ही बनेगा तो डिमिनिश बनेगा, छोटा बनेगा, और रियल और इन्वर्टेड बनेगा, इतना तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेस वुड बी प्रेफर्ड व्हाइल रीडिंग अ स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी। यानी किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्नलिखित में से किस लेंस की प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, नॉट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अब बताना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताना है कि किसका रिफ्रैक्टिव ज़्यादा है, किसका कम हो जाएगा। तो वैसे तो सबसे ज़्यादा होता है आपका डायमंड का होता है, लेकिन ये वाला आपका एयर का कम होता है, रॉक सॉल्ट का ज़्यादा होता है। तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा, तो जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो आपका डिपेंड करता है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता है कि नहीं पता है। नेक्स्ट है 35 नंबर द कॉन्केव मिरर आर यूज एज ए सेविंग मिरर बिकॉज। कॉन्केव मिरर जो है, कॉन्केव मिरर को हम सेविंग मिरर में काम करते हैं, सेविंग दर्पण के रूप में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है इनलार्ज और रियल इमेज बनाता है, क्योंकि ये इनलार्ज और रियल इमेज बनाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 51 का। एक जनरेटर कन्वर्ट्स, एक जनरेटर जो है कन्वर्ट करता है किसको, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक जनरेटर जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। 53 देखते हैं द ह्यूमन आई हैज अ लेंस, द ह्यूमन आई हैज अ लेंस विथ कैन एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू सी द ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस। अलग अलग डिस्टेंस पे जो आंख जो है अपना फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है उसको क्या कहते हैं। यानी अलग अलग दूरियों पर वस्तुओं को देखने के लिए अपनी फोकल लंबाई को समायोजित कर सकता है, उसको हम कहते हैं एक्कोमोडेशन या फिर आपका अनुकूलन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द डिवाइस द एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट किस वजह से होता है। जो विलंबन सूर्यास्त और आपका अग्रिम सूर्योदय दिखाई देता है वो आपका एटमॉस्फेरिक डिफ्रैक्शन की वजह से होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। 55 देखते हैं हाइड्रोजन सीएनजी के बारे में बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है, यहाँ में करेक्ट। तो हाइड्रोजन सीएनजी जो होता है आपका इज एलिमिनेटिंग द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड का एलिमिनेट नहीं करता है। HCNG जो होता है मेक द फ्यूल मोर एक्सपेंसिव, ये आपका फ्यूल को एक्सपेंसिव बना देता है, ये आपका सही है, दूसरा आपका सही है, ऑनली 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर कौन सा इनमें से के करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे जो करेक्टली मैच हो जाएगा आपका नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सर्च लाइट जो होगा कन्वेक्स मिरर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं रियर व्यू मिरर जो पहला तो आपका सही है, तो पहला जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा है विजिलेंस मिरर में कन्वेक्स, ये भी यूज करते हैं, दूसरा भी क्या होगा आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सोलर हीटिंग में क्या होगा कॉन्केव यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या गलत है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट है द स्काई अपीयर डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट द वेरी हाई अल्टीट्यूड। हवाई जहाज में बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश क्या होता है, कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, क्योंकि स्कैटरिंग जो है उस हाइट तक प्रोमिनेंट नहीं होता है, यानी इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन प्रमुख नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 2 एस्ट्रोनॉट आर फ्लोटिंग इन द ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द स्पेसशिप द टू विल। 2 अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान से संपर्क टूटने के बाद गुरुत्वाकर्षण मुक्त अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, उन दोनों क्या करेंगे, वो दोनों मूव टुवर्ड ईच अदर, आपस में एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, रेनबो किस वजह से बनता है, तो ये बनता है आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन से, यानी आंतरिक प्रतिबिंब और फैलाव की वजह से। नेक्स्ट है फोर्स का क्या होता है, फोर्स का पावर होता है न्यूटन, ये सही है। पावर का क्या होता है वाट, ये गलत है। वर्क का होता है जूल, ये आपका सही है। और इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है कूलम, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है पूछा है, तो गलत पूछा हमारा चूज करेक्टली कोड, करेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारा 2 और 4 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, नॉट करेक्टली कौन सा हो जाएगा, तो आपका 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द फेमस
ह्यूगेंस फ्रेस्नेल प्रिंसिपल, ह्यूगेंस फ्रेस्नेल प्रिंसिपल जो है इस किस कौन से सिद्धांत पे काम करता है? तो आपका क्या बताता है? वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट के प्रकाश का तरंग प्रकृति बताता है, वेव नेचर ऑफ लाइट बताता है हमारे। नेक्स्ट है, इफ द प्रेशर ऑन द गैस रिमेन फिक्स, अगर प्रेशर फिक्स्ड है और वॉल्यूम ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो क्या कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा लॉ है? यदि किसी गैस का दबाव जो है अस्थिर रहता है तो गैस का आयतन उसके पूर्ण तापमान पर समानुपाती होता है। तो ये कौन सा कथन है? तो आपको याद होना चाहिए कि PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, जिसमें अगर आपका T कांस्टेंट हो जाए तो T कांस्टेंट होता है तो बॉयल्स लॉ, P कांस्टेंट हो जाए तो आपका चार्ल्स लॉ, और वही वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो ये हो गया आपका गेलुसेक लॉ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारे यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है? तो प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है? तो प्रेशर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम स्टेटमेंट अबाउट द गिवन, तो यहाँ पे बताना है कौन सा करेक्ट है। तो पहला, हैवी वाटर इज यूज एज ए मॉडरेटर, हैवी वाटर को हम मॉडरेटर में काम करते हैं। हैवी वाटर इज यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर की मंदक के रूप में करते हैं। तो पहला आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा, हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर, भारी जल सामान्य जल की अपेक्षा अधिक संबंध होती है। तो यह भी आपका सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा है, हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर, तो भारी जल साधारण जल की अपेक्षा अधिक प्रभावी विलयक होता है, नहीं है, गलत है। तीसरा आपका गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 into वाली। 64 हो जाएगा आपका, ए पर्सन स्टैंडिंग इन द बस बिगिंस टू मूव सडनली, द पर्सन टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड ड्यू टू, किस वजह से वो पीछे जाता है? जब एक बस में एक व्यक्ति खड़ा रहता है और बस अचानक चलने लगती है तो व्यक्ति के पीछे की ओर गिरने की प्रवृत्ति क्या होती है, किस वजह से होता है? देखिए, मान लीजिए एक बस का सरफेस है, यहाँ पे यह इंसान जो है खड़ा है, अगर बस चलती है यहाँ पे तो इसका नीचे वाला पोर्शन जो है ये आपका गति में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, लेकिन ऊपर का ये वाला पोर्शन रेस्ट में रहेगा। तो ये गति में आएगा, ये रेस्ट में आएगा, तो ये क्या होगा? पीछे की तरफ जाएगा। तो यही होता है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है ये आपका। तो यहाँ पे क्या, रेस्ट में, रेस्ट ऑफ द पर्सन बॉडी अपोज द मोशन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन ए मोटरसाइकिल मेक ए शार्प टर्न एट ए हाई स्पीड, पर्सन टेंड्स टू गेट थ्रो टू, देखिए जब एक मोटर कार तेज गति से तेज मोड़ लेता है तो व्यक्ति क्या होता है? वो अपनी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, यानी वो आपका किधर जाएगा? साइड में मूव करेगा, साइड की ओर मूव करेगा। शरीर का वजन किसके उत्पाद के बराबर होता है? यानी करा है वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू, वेट क्या होता है? वेट बराबर mg होता है, W बराबर mg। तो वेट मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू मास हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 67, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द बॉडी इफ डिस्प्लेसमेंट 0, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है तो आपका वर्क डन क्या होगा? वर्क हमका फॉर्मूला क्या होता है? FS ds क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर यही 0 हो गया तो पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, उसको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा? याद रखना है, मैकेनिकल एनर्जी जो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये आपको याद रखना होगा। पहला आपका काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोजेक्ट बाय द बॉडी ड्यू टू पोजीशन, गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा जो किसी पिंड में उसकी स्थिति के कारण होती है। तो गतिज एनर्जी जो होता है स्थिति के कारण नहीं होती है। अस्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी पिंड में उसके गति के कारण होती है, ये आपका गलत है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा होती है गति के कारण, अस्थितिज ऊर्जा होती है अस्थिति के कारण, दोनों को अपोजिट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों ही गलत हो गया। तीसरा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। आप पोटेंशियल एनर्जी को आप इधर ले आइए, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो तीसरा सही है, तो ओनली थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा, ओनली थर्ड। नेक्स्ट है 69, ए लेमन केप्ट इन द वाटर इन ए ग्लास टम्बलर appear to be bigger than its actual size when viewed from the sides. Which of the following phenomena, कौन सा फिनोमेना है ये? पानी से भरे कांच में गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, किस वजह से? ये आपका रिफ्रैक्शन की वजह से, अपवर्तन की वजह से दिखता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है पूछ रहा है। तो द पावर ऑफ लेंस इज मेजर इन डायप्टर, ये आपका सही है, लेंस को हम मापते हैं डायप्टर से, ये सही है पहला। दूसरा है द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज पॉजिटिव, नहीं गलत है आपका, निगेटिव है, क्योंकि हम लोग जो है चश्मा यूज करते हैं आपका कॉन्केव लेंस का, और ये कैसा होता है? निगेटिव होता है, यानी -1 -2 है, तो हमारा ये गलत है, ये गलत हो गया। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर ऑफ लेंस, ये आपका सही है कि जो रेसिप्रोकल होता है वही आपका डायप्टर होता है। फोकल लेंथ का 1/f क्या होता है? डायप्टर होता है, तो ये आपका सही है। चौथा है द कन्वेक्स लेंथ हैज नेगेटिव पावर, नहीं जब कॉन्केव का नेगेटिव होता है तो कन्वेक्स का क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी गलत है। तो हमारा दूसरा और चौथा गलत है, दूसरा और चौथा गलत है।
नेक्स्ट है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला आपका रेनबो आर फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो इंद्रधनुष प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनता है, तो आपका सही है। द पोजीशन ऑफ द रेनबो आर ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ सन। तो हमेशा साइड के सन के साइड में होता है, ये आपका सन के अपोजिट साइड में होता है, ये आपका दूसरा गलत है। तो दो गलत हो गया, कौन सा करेक्ट पूछा, तो ये नहीं होगा हमारा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ओनली 1 in 30 हो जाएगा, 1 in 30 से हो जाएगा। 72 नंबर देखते हैं, इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन सा गलत है। द रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर। तो प्रतिरोध तार की सामग्री पर निर्भर करता है, ये आपका सही है। ए सब्सटेंस हैविंग जीरो रेजिस्टेंस इज गुड कंडक्टर। जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस अगर जीरो है, कम प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या होता है, अच्छा चालक होता है। ये भी सही है कि अब प्रतिरोध ही नहीं होगा तब चालक तो अच्छा ही होगा। अब यहाँ पे सब्सटेंस हैविंग जीरो रेजिस्टेंस, किसी सब्सटेंस के पास जीरो रेजिस्टेंस तो क्या होगा, पुअर कंडक्टर, ये आपका गलत है। तो शून्य प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या होता है, बहुत 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 बढ़िया चालक होता है, तो आपका गलत है। तो यही आपका हमारा क्या है, गलत कौन सा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत है। और उच्च प्रतिरोध वाला जो चालक होता है आपका इंसुलेटर होता है, उच्च प्रतिरोध में क्या होता है, आपका इंसुलेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73 नंबर, द फ्यूज इज यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट में हम फ्यूज का यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, ये किस में कनेक्ट होता है, तो आपका सीरीज विद द डिवाइस, तो डिवाइस के सीरीज में, यानी विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। ये हमेशा डिवाइस के साथ श्रृंखला में लगाया जाता है, सीरीज में लगाते हैं। नेक्स्ट है, ए पर्सन होल्ड ए लेंस डायरेक्टली टुवर्ड द सन, सन की तरफ डायरेक्ट करता है, एंड फोकस इट लाइट ऑन द शीट ऑफ पेपर, द पेपर स्टार्ट बर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है, कौन सा लेंस है। एक व्यक्ति सूर्य की ओर निर्देशित एक लेंस रखता है और इसे प्रकाश की कागज की एक शीट पर केंद्रित करता है, कागज जलने लगता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रकार का ये लेंस है इसके पास, तो आपका कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीगो जो यूज होता है हम किसके लिए, गुरुत्वाकर्षण को, ग्रेविटेशनल वेव को फाइंड करने के लिए करते हैं। तो लीगो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्रेविटेशनल वेव हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, नेप्थलीन की गोली समय के साथ बिना कोई ठोस छोड़े गायब हो जाती है, इसका कौन सा आपका प्रभाव होगा। तो नेप्थलीन बॉल डिसअपियर विद द टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, कोई भी सॉलिड छोड़े बिना ये गायब हो जाती है, वो आपका सब्लिमेशन रिएक्शन होता है, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में बदलना है, तो 273 ऐड कर दीजिए 25 में, तो ये आपका 298 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कंसीडर करना है यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे करेक्ट बोलना है। तो पहला आपका ओर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट आर ऑलवेज प्योर, भू प्रॉपर्टी से प्राप्त अयस्क हमेशा शुद्ध होते हैं। तो पहला तो ऑलवेज, तो ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, ये गलत हो जाएगा, तो पहला गलत है, ये खत्म ये खत्म। दूसरा देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो होता है इज ऑल्सो नोन द ओर ड्रेसिंग, इसको हम ओर ड्रेसिंग कहते हैं, ये आपका सही है, दूसरा आपका पॉइंट सही है। अयस्कों की सांद्रता के अयस्क ड्रेसिंग के रूप में जानते हैं, और सभी अयस्क खनिज है, जबकि सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं। तो दो अंतिम और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 78 का क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा, 2 और 3 सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो आपका 2 जो है 2 वैसे भी सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड ऑफ लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल क्या है, फॉग है, मिस्ट है, आपका क्लाउड है, स्मोक नहीं है, ठीक है। आपका कोहरा है, बादल है, मिस्ट है, लेकिन आपका स्मोक नहीं है। 80 नंबर देखिए, यहाँ पे पहला खड़ा है, यहाँ पे इनकरेक्ट बता रहा है। एरोजोल इज द कोलाइड ऑफ लिक्विड इन गैस, तो एरोजोल जो होता है गैस में द्रव का कोलाइड होता है, ये आपका सही है। दूसरा है द गैस इन लिक्विड नोन एज फोम, यानी द्रव में उपस्थित गैस को हम फोम कहते हैं, ये भी आपका सही है। तीसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द एग्जाम्पल ऑफ सोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोल का उदाहरण है, ये भी सही है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो यहाँ पे कोई गलत को है, कोई नन दबाव, कोई गलत नहीं है, सारे सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है बताना है। तो यहाँ पे एक बर्निंग ऑफ पेपर जो है केमिकल चेंज है, कागज से जलना केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ए गैस स्मेल्स लाइक ए रोटन एग, सड़े हुए अंडे की तरह कौन महकता है, तो ये होता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, सल्फाइड ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, कौन सा धातु प्रकृति में द्वीप परमाणुक है, तो यहाँ पे डायटोमिक कौन है, डायटोमिक मतलब हो गया आपका ऑक्सीजन O2 होता है, नाइट्रोजन N2 होता है, फॉस्फोरस P4 होता है, और क्लोरीन आपका Cl2 होता है। कौन सा अलग है इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका P4 आपका अलग है, डायटोमिक नहीं, आपका टेट्राटोमिक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में क्या क्या होता है, बेकिंग का पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो यहाँ पे सोडियम होता है, हाइड्रोजन होता है, कैल्शियम होता है, और कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और कार्बन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ कौन सा है, तो सबसे पहले जो खोज हुआ था आपका इलेक्ट्रॉन का हुआ था, उसके बाद न्यूक्लियस का हुआ था, उसके बाद आपका प्रोटॉन का हुआ, उसके बाद न्यूट्रॉन का हुआ है, तो आपका ENPN है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। तो
85 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 86 देखिए यहाँ पे, नोबल गैस आर नेम बिकॉज देयर इनर्टनेस टुवर्ड द रिएक्टिविटी, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है नोबल गैस के बारे में? देखिए यहाँ पे नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बड़े सकारात्मक मूल होते हैं, तो नो आइडिया इसके बारे में। नोबल गैस जो था आपका पानी में कम घुलनशील होता है, ये भी नो आइडिया है। दूसरा है, तीसरा देखते हैं, नोबल गैस को गलनांक और कथनांक बहुत अधिक होता है। नहीं, ये गलत है। यहाँ पे देखिए साफ दिखा है कि गलनांक और कथनांक जो आपका अधिक नहीं होता है, कम होता है। ठीक है, एक तो गैस है ऊपर से, आपका ये क्या होता है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनमें से कौन सा गलत है पूछ रहा है, गलत है। पहला आपका ड्यूट्रियम और ट्रिटियम क्या होता है, आइसोटोप, हाइड्रोजन का आइसोटोप, ये आपका सही है। आइसोबार द एटम हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार नहीं होता, ये आपका आइसोटोप का एग्जांपल है। ठीक है, आइसोटोप में क्या होता है, आपका सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है, तो आपका 2 गलत हो गया। आइसोटोप एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, ये आपका सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग आइसोटोप ऑफ एलिमेंट। आइसोटोप के बारे में क्या आपके यहाँ पे क्या बता रहा है कि करेक्ट है, करेक्ट पूछ रहा है। तो पहला आइसोटोप का सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, नहीं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होता है, तो पहला गलत हो गया। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये भी गलत है, आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। और डिफरेंट मास नंबर होता है, डिफरेंट जो है न्यूट्रॉन होता है। जब देख लीजिए हाइड्रोजन का, देख लीजिए हाइड्रोजन का ही देख लेते हैं, ईजी होता है, 1 2 3 मास नंबर होता है, और सबका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो आप देखें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई, न्यूट्रॉन की संख्या चेंज हो गई, तो विभिन्न होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 89 देखते हैं, आफ्टर ए सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, क्यों करते हैं ऐसा? तो गर्मी के दिनों में बाहर लोग छतों या खुले मैदान में पानी छिड़कते हैं, जिससे क्या होता है, द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। जो पानी का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, सरफेस को कूल कर देता है। तो यहाँ पे पानी के वाष्पीकरण की बहुत बड़ी गर्म सतह को क्या करती है, ठंडा कर देती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग मिक्सचर एंड यहाँ पे कौन सा सेपरेशन टेक्निक है, बताना है, नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड को इसके पानी से, देखिए कौन सा सही है, आप देखिए टी लीफ जो होता है फिल्ट्रेशन, टी लीफ को हम चाय में से चाय पत्ती को छानते हैं किससे, तो फिल्ट्रेशन से, ये तो आपका सही है, तीसरा आपका सही है, यानी तीसरा ऑप्शन होगा नहीं। चौथा देखते हैं, मड पार्टिकल सस्पेंड होता है वाटर में डिकेंटेशन की वजह से, तो मड पार्टिकल को हम अलग करते हैं पानी से डिकेंटेशन की वजह से, तो चौथा भी आपका सही है, तो चौथा भी आपका होगा नहीं। अब देखिए गलत कौन सा है, तो 1 होगा या तो 1 2, तो 1 तो गलत है पक्का है, लेकिन आप 2 नंबर देखते हैं, बटर फ्रॉम द कर्ड, बटर को कर्ड से अलग करेंगे एवापोरेशन से, नहीं, सेंट्रीफ्यूगेशन से करते हैं, तो यहाँ पर दूसरा आपका गलत, 1 एंड 2 गलत है, तो 1 एंड 2 इसका आंसर हो जाएगा, 1 एंड 2 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 91, विच अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से कौन सा अलग कर सकते हैं, तो सोडियम क्लोराइड को वाटर से अलग कर सकते हैं, नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, ये भी नहीं कर सकते हैं। ऑयल फ्रॉम वाटर को ये डिकेंटेशन से करेंगे, या एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर डी बचता है, इसी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है 92 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव से लेटेस्ट रिएक्टिव। इसको आप करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, तो आप 15 एलिमेंट का रिएक्टिविटी सीरीज आप उसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। आपका 92 का क्या आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पे रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो किसके लिए था, तो ये था आपका यहाँ पे परमाणु का सघन क्षेत्र जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, यानी डेंस रीजन ऑफ द एटम हैविंग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो यही आपका था। नेक्स्ट है 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कौन सा है आपका ऊष्माक्षेपी रासायनिक का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो जो है फोटोसिंथेसिस नहीं आता है, ये आपका इंडोथर्मिक का होता है। बाकी आपका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, ये सब आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। 95 देखिए, सिल्वर क्लोराइड को जो होता है, वो जो वाइट सिल्वर होता है वो आपका ग्रे में बदल जाता है, किसकी वजह से, तो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, अपघटन प्रतिक्रिया से जो वाइट सिल्वर होता है वो आपका ग्रे सिल्वर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है 96 नंबर, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डार्जिलिंग फ्लेम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट चेंज इनटू ए व्हाइट पाउडर सब्सटेंस। द व्हाइट पाउडर इज, जब एक मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में चमकदार ज्वाला के साथ जलता है तो यह एक सफ़ेद चूर्ण पदार्थ में बदल जाता है। सफ़ेद चूर्ण क्या है, तो सफ़ेद चूर्ण आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो MgO बन जाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट है, ए स्टेन ऑफ करी ऑन विच क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन अ सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द आपका। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपका जो सफ़ेद कपड़े पर करी का दाग साबुन के रगड़ने पर क्या होता है, आपका भूरे रंग का हो जाता है, तो वो होता है आपका संबंधित कौन सा तथ्य इसमें बताना है। तो इसमें क्या होता है, कड़ी में क्या होगा, आपका हल्दी होगा, तो हल्दी, अगर हल्दी जो है आपका बेस
हल्दी नहीं होता, बाकी आपका जो करी का कपड़ा होता है ना, थोड़ा इसे साबुन का नेचर पूछा था, साबुन का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक तो होगा नहीं आपका। साबुन का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, तो यही आपको पता होना चाहिए। तो साबुन क्या है, एक तरह का प्राकृतिक क्षारीय होता है। नेक्स्ट है द एसिड जनरली रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड गैस विच बर्न द विथ ए पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ कौन जलता है, तो आपका हाइड्रोजन जलता है। याद रखना है, पॉप साउंड जहाँ भी आपको मिलेगा तो आपका हाइड्रोजन गैस के लिए संदर्भित होता है। तो पॉप साउंड आपको हाइड्रोजन पे मिलेगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉट रिलीज। ना तो हीट एब्जॉर्ब होता है ना ही रिलीज होता है। तो कौन सा रिएक्शन है, तो आपका ये वाला हो गया एडियाबैटिक रिएक्शन है। एडियाबैटिक इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी में भी आपको एडियाबैटिक ही याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंसीडर फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन, कौन सा इनमें से बताना है नॉट करेक्टली मैच, कौन सा गलत है। देखते हैं आपका लेमन जूस क्या होता है, एक तरह का लेमन जूस में साइट्रिक एसिड होता है, और ये क्या होगा, इसका पीएच क्या होगा, <7 हो जाएगा। तो ये तो गलत है ना, सही हमको पूछा गलत कौन सा है। तो सलीवा जो होता है, सलीवा का आपको 6.8 होता है, या क्या है <7 है, ये आपका सही है। तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। चलिए दूसरा देखते हैं। टैप वाटर क्या होता है, टैप वाटर का आपको पता होगा 7 आंसर होता है। टैप वाटर का पीएच 7 होता है, ये तो सही है। तो ये वाला आंसर होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन 3 और 4 बचता है। नेक्स्ट है द पीएच वैल्यू ऑफ सलीवा बिफोर मील इज मोर देन द पीएच वैल्यू ऑफ सलीवा आफ्टर मील। तो ठीक है, क्या होता है आपका जो भोजन के पहले लाड़ का जो पीएच होता है, वो लाड़ के खाने के बाद जो होता है पीएच मान, भोजन से पहले लाड़ का पीएच मान भोजन के बाद लाड़ के पीएच मान से अधिक होता है। ये आपका सही है, ठीक है, पहला आपका सही है। द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क डिक्रीज व्हेन इट बिकम सॉल्ट। जब खट्टा होता है पीएच वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ये आपका सही है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा द इंक्रीज इन पीएच वैल्यू, मिट्टी में पीएच मान की वृद्धि से मिट्टी का उर्वरक बढ़ती है, बढ़ती नहीं है, घटती है। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे टोमेटो में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, सही बात है। एंटस्टिंग में क्या होता है, एस्टिक नहीं होता है, ये आपका फॉर्मिक एसिड होता है। फिर आपका नीट्रलस्टिंग में आपका मेथनोइक एसिड होता है, और सॉल्ट मिल्क में आपका लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा गलत है, तो आपका जो है दूसरा वाला गलत है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो क्या होता है आपका जो चीटी में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। 103 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या यूज है, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है पानी को डिसइंफेक्ट करने का यूज होता है, पानी में से कीटाणु को मारने के लिए होता है। टू मेक द ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो ये हो जाएगा पानी के पीने के पानी के कीटाणु को मुक्त करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है। नेक्स्ट है द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द डिजॉल्व साल्ट ऑफ क्लोरीन और सल्फेट ऑफ द कैल्शियम मैग्नीशियम। तो परमानेंट हार्डनेस होता है आपका क्यों होता है, ये आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट से होता है। और विच कैन बी रिमूव बाई, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं क्या डालने से, तो पानी में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के घुले हुए लवण के कारण होती है, जिसे मिलाकर हटाया जा सकता है। यानी परमानेंट हार्डनेस को हटा सकते हैं हम किसके क्या मिला के, तो वॉशिंग सोडा मिला के। वॉशिंग सोडा का Na2CO3 Na2CO3 मिलाएंगे तो आपका परमानेंट हार्डनेस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है गैस इवॉल्व विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मिल्की को कौन बदलता है, CO2 बदलता है। व्हेन अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग स्मेल। देखिए यहाँ पे एक गैस निकलती है जो चूने को पानी को दूधिया रंग कर देती है जब एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो वो घोल कौन सा है, देखिए कोई इसके साथ जो है आपका अंडे के साथ एक के छिलके के साथ करता है, तो आपका यहाँ पे CO2 निकालता है, यानी तभी तो आपका मिल्क जो है दूधिया हो जा रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, अंडे के छिलके में क्या होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो जो आपका HCl के साथ रिएक्ट करता है HCl हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका HCl हो जाएगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। 106 ए सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस क्लोरेट। ब्लू लिटमस क्लोरेट कौन करता है, तो ये होता है आपका, ये आपका अम्ल करता है, एसिड करता है, और रेड लिटमस को ब्लू करता है आपका बेस। नेक्स्ट 107 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट तौर पे हम कौन सा यूज करते हैं, कीटाणुनाशक होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मेड कोरोजन रेजिस्टेंट बाय द प्रोसेस ऑफ एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग हम किस में करते हैं, तो एनोडाइजिंग जो प्रक्रिया होता है आपका एल्युमिनियम के लिए होता है, एनोडाइजिंग एल्युमिनियम के लिए होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी डिजॉल्व एनी मेटल एंड इंक्लूडिंग गोल्ड। कौन सा मिक्सचर है, मिश्रण है जो सोने सहित किसी भी धातु को घोल सकता है। तो सोना किस में गलता है, एक्वा रेजियम में। एक्वा रेजियम बनाते किससे हैं, HCl प्लस HNO3, इन दोनों से। तो HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है विच व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सोल्डर। सोल्डर का कौन सा कंपोजिशन है, तो लीड एंड टीन हो जाएगा। सोल्डर में क्या आएगा, लीड और टीन आएगा। 111 देखिए यहाँ पे,
देयर इज ए कोटिंग ऑफ जिंक नॉट टीन इनसाइड द कैन। कैन के अंदर हम जिंक का कोटिंग नहीं करते हैं, टीन का कोटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो है जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टीन हो जाएगा, इसलिए हम टीन को करते हैं कैन में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली रिगार्डिंग एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के बारे में बताना कौन सा गलत है। सी देखते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH। पहला देखते हैं स्टेटमेंट, इट कंटेन 4 हाइड्रोजन एटम। देखते हैं कितना है, तो 1 है, 3 यहाँ पे 4 है, यह तो सही है। इट टर्न ब्लू लिटमस रेड, तो ब्लू लिटमस रेड कौन करता है? एसिड करता है। एसिटिक एसिड ऑलरेडी एसिड है, तो ये सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। इट इज एसिडिक इन नेचर, तो गलत कौन सा है? इट कंटेन 4 ऑक्सीजन एटम, तो 4 ऑक्सीजन नहीं, 2 ही ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पे सी गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? तो देखिए डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ, ये आपका सही है कि डायमंड जो होता है इज द हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है जो कि अर्थ पे पाया जाता है। ग्रेफाइट और डायमंड जो आपका अलॉट ऑफ हाइड्रोजन का अलॉट ऑफ है, नहीं कार्बन का अलॉट ऑफ है, तो दूसरा आपका क्या है? गलत है, तो 2 गलत हो गया, तो ये आपका ये गया, ये गया। अब तीसरा देखते हैं, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये आपका सही हो जाएगा, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समटाइम a sooty black material gets deposited on the base of the metal utensil at home while cooking. Which of the following are correct regarding the above statement? कभी कभी घर में खाना बनाते समय धातु के बर्तनों की तली में काले जैसे पदार्थ लग जाते हैं, वो क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि जो होता है जो ईंधन जलता है आपका ईंधन जो होता है आपका अनसेचुरेटेड होता है, कार्बन के कंपाउंड के साथ जलता है। सेचुरेटेड होता है ना तो पूरा जल जाता है। यानी अनसेचुरेटेड मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसको अनसेचुरेटेड कहेंगे। और सेचुरेटेड आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा तो अनसेचुरेटेड कहेंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द मेडिसिन सच एज टिंचर आयोडीन कफ सिरप और मेनी आयोटॉनिक। तो देखिए यहाँ पे जो है टॉनिक कफ सिरप और आयोडीन में टिंचर आयोडीन में यूज करते हैं हम लोग एथेनॉल को यूज करते हैं हम लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मिसल का मिसल में क्या होता है? मिसल जो होता है आपका मिसल ये आपका जो होता है सॉफ्ट से संबंधित है, साबुन से संबंधित है। इट इज द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द सॉफ्ट मॉलिक्यूल टू क्लींजिंग डॉट को क्लीन करने के लिए हम मिसल का यूज करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 117 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ट्रैड जो होगा, ट्रैड किसका होता है? डोबनियर का होता है, ये तो सही है। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? मेंडलीव का होता है। ऑक्टेव क्या होता है? न्यूलैंड का ऑक्टेव होता है, तो ये दोनों पलट दिया गया। कौन सा करेक्टली मैच है? नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो कौन सा है आपका? 2 और 3 है, तो 2 और 3 इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 118 नंबर देखिए, अब यहाँ पे कंसिडर है आपका कौन सा किसके पास हाईएस्ट पीएच वैल्यू होता है? हाईएस्ट पीएच वैल्यू किसके पास है वो बताना है। यहाँ पे NaOH को छोड़ दीजिए, यहाँ पे NaOH तो बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर का, तो इसका पीएच जो है 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगा। दूसरा आपका HCl आपका एसिड है, 7 से कम होगा, ये तो खत्म हो गया। विनेगर एसिड है, ये भी खत्म हो गया। ह्यूमन ब्लड 7.4 होता है, 7.4। गैस्ट्रिक जूस आपका एसिड होता है, ये भी गलत हो गया, कम होता है। ह्यूमन सलेबा 6.8 होता है, 7 से कम होता है, ये भी गलत हो गया। तब बचता है आपका NaOH और ह्यूमन ब्लड में, तब दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीएच वैल्यू किसका होता है? तो आपका NaOH का होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, ओनली 1, ऑप्शन ए केवल 118 का ए हो जाएगा। 119 देखिए, इट इज ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस हाईली पॉइजनस टू बिलोंग्स टू लिविंग बींग्स बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू ब्लॉक द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की डिलीवरी को खत्म कर देता है। कौन करता है? ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? खतरनाक गैस है, और ये कि ऑक्सीजन की डिलीवरी को खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, तो सबसे पहले जो हेमोग्लोबिन उठाएगा, हेमोग्लोबिन जो है सबसे पहले ऑक्सीजन को ना उठा के आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को उठाएगा। इसलिए आपको क्या होता है? ये थोड़ा सा डेडलीस्ट गैस माना जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ बताना है कौन सा करेक्ट है, करेक्ट पूछ रहा है। तो ओजोन इज ट्राइएटॉमिक गैस, ये आपका सही है। ओजोन तो ट्राइएटॉमिक है, ये सही है आपका पहला। इट इज तो पहला सही है, तो पहला सही है, पहला सही है, तो ये वाला ऑप्शन गया, ये दोनों ऑप्शन गया। दूसरा है इट इज मेनली प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर, तो मेनली प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फीयर, ये भी मान सकते हैं। चलिए मान लिए स्ट्रेटोस्फीयर होता है, ठीक है। सरफेस ओजोन इज नॉट हजार्डस, क्या सरफेस पे जो ओजोन हजार्डस नहीं होता है? नहीं होता है, पॉल्यूटेंट के रूप में काम करता है। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो गया आपका। और चौथा क्या है? फ्रेम्स आर फेवरेबल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, तब ओजोन लेयर बचाने के लिए हम फ्रेम का यूज करते हैं जी? नहीं, ओजोन क्यों करेगा? ये तो गलत हो गया आपका। तो कौन सा बचता है? ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा, ओनली 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 121 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द एनामल ऑफ द टीथ मच हार्डर। एनामल को हार्ड कौन बनाता है? निम्नलिखित में से कौन दांत के एनामल को अधिक कठोर बनाता है? तो हो जाएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
122 देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? तो नाइट्रेट के कंटामिनेशन से होता है। नाइट्रेट की वजह से आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका बताना है कौन सा, यहाँ पे बताना है कौन सा है। आयरन, आयरन के यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मरकरी, मरकरी क्या होता है? लिक्विड रूम टेम्परेचर। बी का 4 होगा। बी का 4 किस में है? बी का 4 3 में है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम कैन इजीली कट विथ नाइफ, तो ए का 2 देखिए, ए का 2 बी का 4, तो ये नीचे वाला ऑप्शन गया। अब देखिए यहाँ पे सी का कॉपर क्या होगा? आयरन, आयरन क्या होता है? यहाँ पे रेडिश ब्राउन, आयरन पे क्या होता है? जंग लगता है। जंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो सी डी का 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। तो ऐसे करके आप एलिमिनेट कीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 देखिए, एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल और ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो आप ये दोनों ही गलत हैं। ये दोनों ही आपका गलत है, दोनों गलत हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। तो जनरली मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जाहिर सी बात है मेटल ऑक्साइड होते हैं तो आपका इनसॉल्युबल ही होगा। पहले तो आपका सही दिख रहा है। दूसरा है सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर मेटल, ठीक है। 125 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड जो है, अब पोटेशियम ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर मेटल। सोडियम पोटेशियम मेटल है, इसलिए यह क्या है आपका क्या है? तो हमको करेक्ट आंसर बताना है 125 का। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर आपका गलत है। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो है इनसॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल होता है वाटर में। तो 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 खत्म। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या बनाता है? आपका एसिडिक बनाता है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज यूज एज एन एनेस्थेटिक, तो आपका हेलोथेन हो जाएगा। हेलोथेन का यूज करते हैं हम लोग हेलोजन के सर्जरी में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली फ्रॉम द कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड में कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट कार्बन कंपाउंड नहीं, ये तो सही नहीं है। अच्छा हाँ, देखिए यहाँ पे देखते हैं मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल का कार्बन कंपाउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और जहाँ पे डी है नन है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि कार्बन में 4 होता है और जो भी कार्बन बनाते हैं वो चारों के चारों साथ आपका रिएक्शन होता है, तभी जाके इसके पास 8 हो जाता है, 8 फुल हो जाता है। तो जब सब कुछ फुल है इसके बाद तो आपका क्या होगा? यहाँ पे पुअर कंडक्टर ही होगा। एक्सेप्शन क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया आपका यहाँ पे ग्रेफाइट, जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आप दिखाएं कि मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड होते हैं आपका पुअर कंडक्टर होते हैं। 128 देखिए यहाँ पे, द पॉलीहैलोजन compound was once used as a general anesthetic in surgery but has been replaced by the least toxic safer anesthesia such as ether। अब यहाँ बताना है इसमें इसका कोई खास उतना क्वेश्चन है नहीं, ऑप्शन बी एंड सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी या सी नॉट सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो छोड़ दीजिए। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला पूछता है आपका, ये आपका जो है कौन सा पेयर से नॉट करेक्टली मैच, तो सारे के सारे आपका करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पे नोवाल को जो है पेंट में यूज करते हैं, बैकेलाइट जो है इलेक्ट्रिक स्विच में, और मेलामाइन जो आपका अनब्रेकेबल क्रोकरी में, और यहाँ पे टाइलिन जो होता है सेफ्टी हेलमेट में। नोवाल पेंट्स में, बैकेलाइट इलेक्ट्रिक बटन में, मेलामाइन न टूटने वाली क्रॉकरी में, और टाइलिन जो होता है सुरक्षित हेलमेट में। तो चार सुमेलित हैं, लिख लीजिएगा उसको। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ रबर, रबर में क्या होता है? वल्कनाइजेशन होता है, और किसकी वजह से होता है? सल्फर की वजह से। वल्कनाइजेशन होता है सल्फर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सल्फर हो जाएगा वल्कनाइजेशन। नेक्स्ट है एक्सपेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सॉलिड कौन सा इनमें से? कैंपर सॉलिड है, कैंपर यहाँ पे क्या है? सॉलिड है, ये सॉलिड है, और नाइट्रोजन गैस है, तो सॉलिड इन गैस क्या हो जाएगा? यही हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 132, द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर, दिस इज बिकॉज। ऐसा क्यों होता है? जलीय जीव में, और जैसे मछलियाँ आदि गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अत्यधिक सहज होते हैं, क्योंकि क्या होता है जल में क्या होगा? क्योंकि जल में जो होता है सॉल्युबिलिटी, जो गैसों में घुलनशीलता तापमान में कमी के साथ बढ़ जाती है, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज, यानी जल में घुलनशीलता बढ़ जाती है जब टेम्परेचर कम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑक्सीजन क्या होगा? ज़्यादा घुलेगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा घुलेगा, तो इससे ज़्यादा लाइफ सेफ रहेगा। 133, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फिल्ड इन द टैंक ऑफ स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइवर के टाइम में कौन सा गैस भरते हैं? तो ये हो जाएगा आपका हीलियम गैस। हीलियम गैस हम भरते हैं स्कूबा डाइवर को। 34 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्था के आधार है? तो ये आपका एटॉमिक नंबर पे किया गया है, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और ये किसने दिया था? मोस्ले ने दिया था।
एटॉमिक नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? तो कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन जो था आपका लिमिटेड में होता है, यूज में होता है। 135 का हो जाएगा आपका, ये होता है ना यहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है आपका कैल्सिनेशन, तो ये तो आपका सही है। इट इज़ यूज टू चेंज कार्बोनेट और इनटू ऑक्साइड, ये भी सही है। और यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। कैल्सिनेशन बस एक ही चीज़ याद रखना है कि जो तो आपका लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है आपका कैल्सिनेशन, और जो रोस्टिंग होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है यानी एयर के प्रेजेंट में होता है। 136 देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ब्रोमीन इज द, यहाँ पे पूछा हमको गलत कौन सा है। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो पहला तो सही है, तो पहला यहाँ पे ये वाला गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखना 2 और 3 और 3 और 4, 3 तो गलत है ही, चौथा अब दूसरा चौथा में देखना है कौन सा गलत है। तो दूसरा देखते हैं, आयोडीन है लॉबस्टर डेपिच और डेपिक्टिव ऑन द नॉन मेटल, तो आयोडीन क्या होता है? धातु एक चमकीले होते हैं, ये तो सही है, ये आपका सही है, तो दूसरा आपका सही है, तो दूसरा भी नहीं होगा, तो दूसरा भी आपका यहाँ पे नहीं होगा, तो तीसरा नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 136 का सी। इजी क्वेश्चन है, एलिमिनेट करना है बस आपको। नेक्स्ट है 37 नंबर, दे आर सम मेटल्स विच हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टार्ट मेल्टिंग बाय कीपिंग देम ऑन द हैंड, हाथ पे रखते ही वो क्या होता है? गलने लगता है। कौन सा? कैल्शियम और गैलियम दोनों हो जाएगा, ऑप्शन ए बी करेक्ट हो जाएगा। CO का जो है आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 3 होता है। CO का जो CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। एंटीसेप्टिक एजेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द डिसइंफेक्टेंट बिकॉज, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या अंतर होता है? तो ये होता है आपका एंटीसेप्टिक जो होता है आपका नॉन टॉक्सिक होता है टू लिविंग टिश्यू, और ठीक है ये होता है ऑप्शन सी, गैर विषैले होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिटॉल। डिटॉल इज द मिक्सचर, डिटॉल किसका मिक्सचर है? डिटॉल जो मिक्सचर है आपका, ये आपका क्लोरोजाइलोन और टर्पिनॉल, क्लोरोक्सिनॉल और टेपिनॉल का आपका मिक्सचर होता है। पूछने नहीं जाएगा, तो ऑप्शन ये बस याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 141 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम क्या होता है आपका CaOCl2, ये किससे आता है? हम सिलेक्ट लाइन के ऊपर से क्लोरीन को पास करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है। तो इसमें क्लोरीन गैस है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, फॉर्मूला क्या है? CaOCl2 यानी क्लोरीन गैस आ रहा है। तो अब देखिए कहाँ पे क्लोरीन गैस है, तो NaCl में क्लोरीन है, हाँ सोडियम क्लोराइड है, ये आपका ये हो सकता है, ये बाकी है इसमें, ये दोनों तो ऐसे ही निकल गया, खत्म हो गया। तब देखना है यहाँ पे क्लोरीन गैस आपका सिलेक्ट लाइन हो जाएगा। कैल्शियम आ रहा है, कैल्शियम यहाँ भी है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सम मेटल ऑक्साइड सो विथ बोथ एसिड एज वेल बेस। एम्फोटेक, देखिए एम्फोटेक ऑक्साइड जो होता है 2 ही होता है, एक तो होता है Al2O3 और जिंक। अल्युमिनियम और जिंक जो है आपका दोनों होता है, एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है, तो जो दोनों से रिएक्ट करता है उसको एम्फोटेक कहते हैं, और ये यहाँ पर जिंक और अल्युमिनियम दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा। तो एम्फोटेक क्या होता है? जो एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है, तो अल्युमिनियम जो है अल्युमिनियम और जिंक दोनों से रिएक्ट करता है, तो अल्युमिनियम और जिंक दोनों को एम्फोटेक कहते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच केमिकल आर यूज एज टॉयलेट्रीज, यहाँ पे UPSC का पूछा गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर यहाँ पे टाइक्लोसेन हो जाएगा, टी से टी याद रखिएगा, T4T। नेक्स्ट 144 नंबर, विच वाइल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल द सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। देखिए क्या कहना, एयर के प्रेजेंस में, हवा के प्रेजेंस में अगर आपको कुछ हो रहा है तो आपको हम क्या कहेंगे? उसको कैल्सिनेशन कहेंगे, हवा के प्रेजेंस में। तो 144 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे कह रहा है कि while extraction of metal the sulfide ore are converted into oxide by heating strongly in the presence of, देखिए in the presence of oxygen in the presence of air, जो आपका ये आपका रोस्टिंग होता है। कैल्शियम मैंने बताया ऊपर बताया था, आपका एब्सेंस ऑफ एयर में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे रोस्टिंग जो था आपका, रोस्टिंग किस में होता है? यहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैल्सिनेशन होता है, ठीक है, याद कर लेना है। मैं भी यही समझाऊँ, यहाँ पे कैल्सिनेशन है तो आपका यहाँ पे आपका एब्सेंस हो जाएगा, यहाँ पे रोस्टिंग है तो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। 145, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन केस ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंट में? कैटलिस्ट हम क्या यूज करते हैं? तो हाइड्रोजनेशन में हम कैटलिस्ट यूज करते हैं आपका निकल, हाइड्रोजनेशन में हम निकल कैटलिस्ट को यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। 146 देखिए, यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है? पहला आपका द सब्लिमेशन स्टैंड फॉर डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, तो पहला तो सही है, हमको गलत पूछा तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं ऑप्शन होगा। अब 2 और 2 3 में 2 तो गलत है, तीसरा देखना है
तीसरा है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चेंजेस सॉलिड इनटू लिक्विड। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आपका सॉलिड को गैस में बदलता है, लिक्विड में बदलता है। ये सही है आपका। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तीसरा गलत, ये भी नहीं होगा आंसर, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा सी, केवल 2। 146 का हो जाएगा सी। आप देखिए 147 नंबर, कंसीडर फॉलोइंग सेंटेंस। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट पूछ रहा है। डिटर्जेंट गिव लाइफ विथ इवन विथ हार्ड वाटर। तो डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर के साथ भी लेथ प्रोवाइड करता है, यानी अमार्जक कठोर जल में भी झाग देता है, ठीक है, डिटर्जेंट। तो पहला तो सही है आपका, पहला सही है। तो आपका ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। देखते हैं, बाथ सोप इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। डिटर्जेंट इज यूज इन ओनली इन द सॉफ्ट वाटर वाइल सोप इज यूज इन द सॉफ्ट। ये तो तीसरा आपका गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया आपका। तो डिटर्जेंट को हम दोनों में यूज कर सकते हैं ना, तभी तो 147 का क्या हो जाएगा, तो तीसरा आपका यहाँ पे गलत हो गया। और सोप जो होता है जब मिक्सचर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये आपका ये गलत है। ये क्या होगा, डिटर्जेंट को बता रहा है। कौन सा हमारा क्या है आपका करेक्ट है, तो ओनली वन है आपका सही होता है, और ओनली वन इसका करेक्ट है। तो तीसरा गलत हो गया, तो तीसरा गलत हो गया, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। और दूसरा क्या आपका, बोथ सोप बाथ सोप इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा सिर्फ। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एग्जाम्पल ऑफ फीचर द फॉलोइंग। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल आपका यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड का है, मिल्क में ठोस में तरल। 149 लिखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ आइसोटॉप आर रिलेटेड यूज। कौन सा रिलेटेड यूज है, यूरेनियम का न्यूक्लियर फ्यूल में यूज करते हैं, सही बात है। कोबाल्ट का हम कैंसर में यूज करते हैं, और आयोडीन का ग्वाटर में हो जाएगा। तो कौन सा और करेक्टली मैच है, तो ओनली 1 हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, द हेयर सेटिंग में विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज फॉर ब्यूटी पार्लर फॉर हेयर सेटिंग। हेयर सेटिंग में ब्यूटी पार्लर में कौन सा रसायन होता है, तो ये होता है आपका सल्फर आधारित, सल्फर इसका करेक्ट आंसर है, सल्फर बेस्ड होता है। तो ये हमारा ये आज का सेट नंबर 4 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक ले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना है, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।